Hello students, and now we are going to study the difference between charge against profit versus appropriation of profit. Hope so students, आपने 11th में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में ऑलरेडी सुन रखा होगा, और अगर नहीं भी सुना है सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अगर हमें इन दोनों में डिफरेंस देखना है तो इन दोनों के डिफरेंस को बहुत ही अच्छी तरह से समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा क्लास 11th में। एक बार फिर से क्लास 11th में चलते हैं, और क्लास 11th में हमने एक पढ़ के रखा हुआ था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए, तो हम पहले एक बार क्लास 11th की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से रिकॉल करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप मेरे को बताओगे अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने तीन चीजें देखी थी। First we have studied trading account, next we have profit and loss account, and third part that we have is balance sheet. So अभी जो हमारे काम का है, इस बेसिस पे हमें देखना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्पीड में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी, क्योंकि ये अकाउंट है तो इसका फॉर्मेट बनता है लेजर के फॉर्म में। लेजर का फॉर्मेट सिमिलरली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ऐसा ही बनेगा। हियर वी यूज टू मार्क डेबिट एंड हियर वी यूज टू मार्क क्रेडिट। हियर कम्स पर्टिकुलर्स, अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट कॉलम। ओके, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? फर्स्ट वी आर गोइंग टू मेक द ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस। हम ऐसा ही करते थे। हियर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर देयर, ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, एंड रिकॉल करिए अंडर परचेज हम परचेज रिटर्न को माइनस करते थे, नेट अमाउंट बाहर। देन वी यूज टू मार्क डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रिकॉल करते हैं क्या क्या आता था? वेजेस, कैरियज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड ऑल। एंड ये तो हो गया परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस। आपने देखा था हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कहां से एक्सपेंसेस थे? जो परचेज से रिलेटेड करते थे। वेरी गुड। एंड इन द क्रेडिट साइड, बाय वी यूज टू मार्क सेल्स, and from the sales we will subtract the any sales if we had conducted during that year by closing stock। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाते थे ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे कर दिया हमने टोटल। सपोज योर एक्सपेंसेस इज एक्सेस ओवर योर सेल्स, देन वी यूज टू मार्क हियर ग्रॉस लॉस। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट था, इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम बाय साइड में रिकॉल किया करते थे ग्रॉस प्रॉफिट, और इंस्टेड ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट यू कैन मार्क बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आल्सो। ओके, एंड आफ्टर दैट यहां पे से हमारा स्टार्ट होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम सारे मार्क करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर ये आपको पता है तो वी आर यूज्ड टू मार्क ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए रिकॉल करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या होता है। सैलरी टू एम्प्लॉय, ओके, स्टेशनरी, डेप्रीशिएशन, bad debt, carriage outward, loss on sale of fixed assets and all। तो सिमिलर टाइप्स ऑफ ये वाले एक्सपेंसेस हुआ करते थे। एंड here we used to mark by indirect income, by indirect income। अंडर इनडायरेक्ट इनकम हम लिखते थे बैड डेट, रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड बाय, आफ्टर दिस, आफ्टर बैड डेट रिकवर्ड के बाद हम मार्क करते थे
डिस्काउंट रिसीव्ड, profit on sale of fixed assets and all and so on, एंड द लास्ट एंड मूवमेंट पे हम जब यहाँ पे टोटल करते थे, सो ये टोटल होता है, अगर यहाँ पर आएगा सो दैट इज अ अमाउंट, दैट इज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट। सो इट इज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट, ये हमारे लिए नेट प्रॉफिट का पार्ट था। सो इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट, तो ये जो फाइनल नेट प्रॉफिट था, हमें पता है जब बैलेंस शीट बनते थे तो बैलेंस शीट में कैपिटल में हम ऐड किया करते हैं। अच्छा, कैपिटल में हम ऐड क्यों करते थे इस प्रॉफिट को? क्योंकि मुझे पता है ये एक्सपेंसेस सारे करने के बाद, सारे एक्सपेंसेस और इनकम को एडजस्ट करने के बाद जो भी फाइनल अमाउंट आता है, ये फाइनल अमाउंट ओनर को दिया जाएगा, एंड ओनर की ही तो कैपिटल होती है, दैट्स व्हाई उनकी कैपिटल में हम इस नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे। तो ये वो पार्ट था जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 11th में सीखा हुआ था। तो क्या ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन से कनेक्टेड है? यस। अब देखिए, मुझे एक बात आप लोगों से चाहिए कि ये जो एक्सपेंसेस हैं, हमने वेजेस टू लेबर, ये जो वेजेस थे वो लेबर को दिया, हमने ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं, मुझे बताइए क्या ये वाले एक्सपेंसेस अपने प्रॉफिट पे डिपेंड किए थे क्या? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मेरे लेबर्स हैं, लेबर्स बढ़िया काम कर रहे थे, प्रोडक्शन किया उन्होंने, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन हमें ऑर्गेनाइजेशन को ग्रॉस प्रॉफिट नहीं हुआ, उस समय पे हमको लॉस हुआ। अब अगर हमें लॉस हुआ है तो क्या मैं अपने लेबर से बोल सकता हूं भाई साहब देखो इस साल लॉस हो गया है, मैं आपको आपकी वेजेस की पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको आपकी वेजेस की पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो क्या लेबर मान जाएंगे? लेबर कंफ्यूज्ड है, लेबर बोले कि मैं क्या आंसर करूं। एट द एंड ऑफ द मूवमेंट वो सारा कुछ सोचने समझने के बाद बोलेंगे नहीं सर, वो तो पेमेंट मेरे को चाहिए ही, क्योंकि मुझे पता है कि आपने मेरे से काम लिया था और उसके अकॉर्डिंगली आपने बोला था कि पेमेंट करूंगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं बोला था कि हमको जब प्रॉफिट होगा तभी हम आपको पेमेंट करेंगे। सो लेबर को तो हमें पेमेंट देना पड़ेगा, डजंट मैटर कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। सिमिलरली हम कैरियज इनवर्ड की बात करते हैं। कैरियज इनवर्ड का मतलब क्या होता है गाइस? जब हमने गुड्स परचेज किए हैं और परचेज करने के टाइम पे हमने ट्रक वाले भैया को बोला था भाई साहब दिल्ली से परचेज किए हैं, बोला था जबलपुर तक ड्रॉप कर दो। सिमिलरली हमने रेलवेज के थ्रू लेकर आए हैं, तो उस बेसिस पे जो हमको फ्रेट जो कैरियज लगता है उसको बोला जाता है, फ्रेट एंड कैरियज के बिहाफ में जो भी हमें अमाउंट पे करना पड़ता है वो भी हमारे लिए एक्सपेंसेस का है। तो ट्रक वाले भैया हमारे पास रॉ मटेरियल या गुड्स जो हमने परचेज किए थे वो लेकर आ गए। अब हम उनसे बोलेंगे भैया आप थैंक यू वेरी मच कि आपने गुड्स हमारे पास ड्रॉप किया है, लेकिन हमें इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ है, हमें प्रॉफिट की जगह पे लॉस हुआ है, तो सॉरी सॉरी सॉरी, हम आपको आपका जो कैरियज है वो नहीं दे पाएंगे। क्या वो मान जाएंगे? बोलेंगे नहीं भाई साहब, वो तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। यूज करिए और मेरे को बताइए यहाँ पे सो ऑन, इफ वी टॉक अबाउट दिस ऑक्ट्रॉय, इफ वी टॉक अबाउट दिस ड्यूटी, मतलब जो टैक्स हमको पे करना पड़ता है। सिमिलरली अगर हम बात करें सैलरी टू एम्प्लॉइज, हमारे जैसे लेबर काम कर रहे थे वैसे ही एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, मन लगा के काम कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉइज, तो क्या हम उन एम्प्लॉइज से बोल सकते हैं सुनिए एम्प्लॉइज इस साल हमको लॉस हो गया है तो प्लीज आप अगर सैलरी नहीं लोगे अपनी तो बहुत अच्छा हो जाएगा? क्या वो मान जाएंगे? नहीं, वो तो बोलेंगे नहीं सर, जब आपने हमें एम्प्लॉयड किया था एट दैट टाइम आपने क्या बोला था, हम आप काम करोगे हम आपको सैलरी देंगे, आपने ये नहीं बोला था कि प्रॉफिट होगा तब सैलरी देंगे। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली जो स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हैं एंड सो ऑन, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें पता होता है ये जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं, क्या ये सारे एक्सपेंसेस इंडिपेंडेंट हैं? हाँ, ये सारे एक्सपेंसेस इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट स्टैंड्स फॉर मतलब इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है प्रॉफिट का। मींस इन्होंने क्या बोला, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तब भी आपको ये तो एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी पड़ेगी, मींस ये आपके एक्सपेंसेस तो होंगे ही। मींस ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं वो चार्ज होंगे, ईदर द फर्म इज हैविंग प्रॉफिट और द फर्म इज हैविंग लॉस। सो होप सो आपको समझ में आया होगा चार्ज का मतलब क्या होता है। चार्ज का मतलब होता है कंपलसरी पेमेंट, मींस ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करते, वो सारे एक्सपेंसेस को हम बोलेंगे चार्ज।
मीन्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मीन्स हमने बोला कि आपके पास प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली आपने चार्ज किया है। क्या वो चार्ज है? नहीं। आपको प्रॉफिट हो या आपको प्रॉफिट ना हो, आपको अमाउंट देना पड़ेगा, आपको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, तो वो होता है चार्ज। तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो एक्सपेंसेस मैंने किए हैं, ये सारे एक्सपेंसेस ऑल आर काउंटेड अंडर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मींस ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज होंगे। प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज होने का मतलब सर कंपलसरी हो गया। कंपलसरी हो गया आपके, ना तो वो प्रॉफिट पे डिपेंड करेंगे, हमें पता है ये तो उसकी पेमेंट होनी ही होने वाली है। तो सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो ठीक है, तो सर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है फिर? ठीक है, जैसे चार्ज का मतलब आपको समझ में आया ना कि चार्ज का मतलब एक कंपलसरी पेमेंट होती है। आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल सपोज लाइक आपने ना बिना हेलमेट के बाइक ड्राइव करे जा रहे हो, आप बिना बिना हेलमेट के आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हो। अब अगर विदाउट हेलमेट आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हो ना, तो आपको अगर पुलिस वाले भैया ने रोका तो आपसे वो पेनल्टी चार्ज करेगा, आपसे जो वो चालान होगा वो काट लेगा। मींस आपसे पेनल्टी चार्ज की गई है, एप्रोप्रिएशन नहीं है। आपने आपसे वो नहीं पूछा, अच्छा देखो जरा आपके पॉकेट में है क्या 50 रुपीज या 100 रुपीज है, या 250 रुपीज तो हमको दे दो। नहीं है तो अरे कोई बात नहीं बेटा, आप जाओ कल आप आके चालान पे कर देना, या फिर कोई बात नहीं बेटा जाओ आपको पे करने की जरूरत नहीं है। क्या वो ऐसा बोलता है? सॉरी, वो बोलेगा भाई यू हैव टू पे। मींस आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज हुई है, आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज हुई है। मींस अगर आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज हो रही है ना स्टूडेंट्स, अगर आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज हो रही है, इसका मतलब वो कंपलसरी है, आपको पे करना पड़ेगा। बट इफ वी टॉक अबाउट एप्रोप्रिएशन, अगर हम एप्रोप्रिएशन के बारे में बात करते हैं, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है विच डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट। मींस अगर आपको आपके एप्रोप्रिएट लगता है वो, तो आप करो वो एक्सपेंसेस जो आपको एप्रोप्रिएट लगते हैं, आप उन एक्सपेंसेस को करो, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको एप्रोप्रिएशंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ आ गया? मींस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है विच डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट, विच डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट, जो आपके प्रॉफिट पे डिपेंड कर रहा है। वेरी गुड, सिंपल सी बात है। तो हमें दो चीजों में समझ में आया, चार्ज एक कंपलसरी पेमेंट, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब एप्रोप्रिएट। इफ यू आर हैविंग प्रॉफिट तो फिर आपको करने की जरूरत है, अगर आपको प्रॉफिट नहीं है तो फिर आपको वो एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूज्ड कि ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आपको प्रॉफिट अगर होगा तो करने की रिक्वायरमेंट है। अगेन आई एम कंफ्यूज कि ऐसे कौन से प्रॉफिट हो सकते हैं जो हमको करने की जरूरत है। ऑब्वियसली मेरे को ऐसा लगता है कि ये वो एक्सपेंसेस होंगे स्टूडेंट्स जो आपके ओनर से डिपेंड करते होंगे, मींस जो आपके ओनर से रिलेट करते होंगे। सपोज इस प्रॉफिट के बाद जो नेट प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट के बाद ये वाला जो प्रॉफिट होगा सीधे हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल में ट्रांसफर करने का मतलब होता है कि हम अपने ओनर को दे रहे हैं। सो यहां पर भी जो चार्ज होगा वो कंपलसरी पेमेंट होगा, और यहां पर एप्रोप्रिएशन का मतलब होगा जो हमें प्रॉफिट पे होगा तो हम करेंगे उसको। ठीक है, तो थोड़ा लिखते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि एप्रोप्रिएशन, क्योंकि चार्ज वाले एग्जांपल तो पता चल गए कि भाई चार्ज ये है कंपलसरी पेमेंट, लेकिन एप्रोप्रिएशन क्या है इसको भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है those expenses which doesn't depends on profit, doesn't depend on profit, that is compulsory expenses, that is compulsory expenses means जो आपको पे करना पड़ेगा, जो आपको पे करना पड़ेगा इज अ पार्ट ऑफ कंपलसरी एक्सपेंसेस। ठीक है भाई, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई? एग्जाम्पल आपके सामने ही तो एग्जाम्पल है, मींस सैलरी टू एम्प्लॉइज, नेक्स्ट
इलेक्ट्रिसिटी बिल मीन्स stationery expenses and so on. But if we talk about this appropriation, तो appropriation के में क्या बोला जाएगा? those expenses which directly depends on profit, that is not a कंपल्सरी एक्सपेंस। नॉट अ कंपल्सरी एक्सपेंस मीन्स वो कंपल्सरी नहीं है कि आपको ये वाला एक्सपेंस करना ही पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? इफ यू आर हैविंग प्रॉफिट तब आप इन एक्सपेंसेस को करोगे, और जो आपको प्रॉफिट नहीं है तो फिर आप उसको एप्रोप्रिएशन को करने की जरूरत नहीं है, आपको चार्ज वाले करने पड़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे सीखते हैं स्टूडेंट्स कि कौन से वाले एक्सपेंसेस जो एप्रोप्रिएशन के अंदर आते हैं। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो आपके पास आता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपने ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लिया, मैंने नहीं बताया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो आपके पार्टनर ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट की थी, उस कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किसको दिया जाएगा? ओनर को। अब ओनर को अमाउंट देना है तो ये वाला नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं ओनर को। मींस हमने बोला ओनर देखिए, अगर जब आप जिद मत करना, अगर हमको प्रॉफिट होगा तो हम आपको देंगे। ओनर भी बोलेगा हाँ भाई, इट इज, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो तो मेरा ही है। मींस अगर मेरे को प्रॉफिट होगा तब मैं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने के लिए एलिजिबल हूं, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा। मींस अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो ओनर को कोई अमाउंट मिलने के चांसेस ही नहीं। इसीलिए जो भी एक्सपेंसेस हम ओनर से रिलेटेड करते हैं ना, मींस आप अभी हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, तो जो भी एक्सपेंसेस जो हम पार्टनर से रिलेटेड करते हैं ना, वो सारे एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। मींस वो एक्सपेंसेस हम तभी करना एप्रोप्रिएट समझते हैं जब हमको प्रॉफिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्रोप्रिएशन। ठीक है, और भी कोई एक्सपेंसेस हैं क्या जो हम पार्टनर्स को देते हैं? जल्दी बताइए। यस, यहां देखिए, सैलरी टू पार्टनर्स। हम क्योंकि पार्टनर्स ने कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है तो हम सैलरी सीख चुके हैं पार्टनर्स को देने वाले। ये जो सैलरी पेड टू पार्टनर्स है ना स्टूडेंट्स, ये सब कहां पर आएगा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। क्यों एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में आने वाला है स्टूडेंट्स? क्योंकि मुझे पता है ये भी पार्टनर्स को पे करना है, और जो पार्टनर्स को पे किया जाएगा वो आपके प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा। So yes, it also comes under the category of appropriation. Okay. और भी कुछ है क्या? हाँ, और क्या पे करते हैं पार्टनर्स को हम एक्सपेंसेस में? एक्सपेंसेस में हम पे करते हैं कमीशन टू पार्टनर्स। यस, हम कमीशन भी तो पार्टनर्स को पे करते हैं, ये भी एक्सपेंसेस है। फिर से भाई, कमीशन टू पार्टनर्स है, कमीशन भी हमने जो पार्टनर्स को पे किया वो तभी पे करना होगा जब हमें प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो ये एक्सपेंसेस तो हम नहीं करने वाले। मींस पार्टनर्स हमसे कोई भी रेम्यूनरेशन या फिर अपनी कैपिटल पे अमाउंट एक्सपेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, मुझे एक बात और क्लिक हो रही है कि सर पार्टनर को तो हम लोन पर इंटरेस्ट भी देते हैं। मींस अगर किसी पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया है तो पार्टनर्स को तो इंटरेस्ट भी देना होगा। तो अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है तो ये इंटरेस्ट जो हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, क्या ये एक्सपेंसेस हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, हाँ, जो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पार्टनर्स को दिया है स्टूडेंट, हाँ, ये तो एक्सपेंसेस है हमारे लिए। अब कंफ्यूज्ड कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आपको पार्टनर्स को देना है, और हम यहां पर देख रहे थे जो पार्टनर से रिलेटेड पार्ट है वो तो एप्रोप्रिएशन में आता है, लेकिन पार्टनर से रिलेटेड वो एक्सपेंसेस एप्रोप्रिएशन में आते हैं जो प्रॉफिट पर डिपेंड करेंगे। अब मुझे बताओ आप, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो शायद एक कंपलसरी पार्ट हो गया, क्योंकि लोन है, लोन इज अ कंपलसरी पार्ट। आपने
किसी भी पर्सन से लिया है, आउटसाइडर से लिया होगा, किसी आउटसाइड फर्म से लिया होगा या पार्टनर से लिया होगा। अगर आप कैपिटल के फॉर्म में ले रहे हो कोई बात नहीं, बिजनेस में डूब गया तो कैपिटल वापस नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन अगर आपने लोन लिया है दैट मींस आपने लाइबिलिटीज ली है। लाइबिलिटीज का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटीज? लाइबिलिटीज का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू पे और ओड टू पे मींस हमने लिया है, हमको रिटर्न करना पड़ेगा। अब आपने पार्टनर से अगर लोन लिया है तो ये कंपलसरी पार्ट हो गया कि आपको रिटर्न तो करना पड़ेगा। और अगर आपने लिया है रिटर्न पे करना पड़ेगा तो वो रिटर्न हम देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, जब लोन लिया था कंपलसरी पेमेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपके लिए कंपलसरी पेमेंट होगा स्टूडेंट्स। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए कंपलसरी पेमेंट होता है वो तो करना पड़ेगा। तो क्या पहली बात तो पार्टनर्स का तो पार्ट है कि हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट का पार्ट है, ये लोन का पार्ट है, ये मैंडेटरी पार्ट है। तो इस पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो भी मैंडेटरी हो जाता है। सो दिस इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर से दिस इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ पार्ट ऑफ, कम ऑन, दिस इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन और चार्ज। किसका पार्ट है? एप्रोप्रिएशन का है या चार्ज का है? यस, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट, ये चार्ज का पार्ट है, ये चार्ज में आएगा क्योंकि ये कंपलसरी है। ये प्रॉफिट एको नहीं देखेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये लोन का पार्ट है तो आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, ईदर द फर्म इज सफरिंग फ्रॉम लॉस। ओके, तो हम यहां मार्क करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। ठीक है, हमने जो इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर टू की जगह मैं बाय लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। लोन बाय पार्टनर्स का मतलब होता है कि हमने जो पार्टनर से लोन लिया है उस पे इंटरेस्ट देना, और ये इंटरेस्ट हमारे लिए कंपलसरी है, और अगर कंपलसरी है तो हम इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो एक बात क्लिक होती है कि सर अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में लिखेंगे तो हमने तो ये पता होगा कि ये जो भी सारे चार्जेस होते हैं ये सारे चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं, क्योंकि ये सारे जो चार्जेस होते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये जो चार्जेस है इसका मतलब ये जो हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है क्या ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा? आंसर इज यस। हाँ स्टूडेंट्स, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। क्या और भी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम पार्टनर्स को देते हैं? रिकॉल करते हैं। हाँ, एक बात क्लिक हो रही है, एक केस और हो सकता है कि जहां पर हम एक्सपेंसेस हैं वो पार्टनर्स को देंगे। वो क्या क्लिक हो रहा है, चलिए उसको भी एक बार डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस पे चार्ज वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सपोज करते हैं यहां पर 3 पार्टनर्स हैं, चिंटू, मिंटू एंड पिंटू। ठीक है भाई, 3 पार्टनर्स हैं, चिंटू भैया, मिंटू भैया एंड पिंटू भैया। तीनों ने बोला कि हम पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, इन्होंने बोला कि हम पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। सारा कुछ हो गया, पार्टनरशिप डीड बन गई, सब कुछ हो गया। ओरली के साथ साथ उन्होंने बोला नहीं हम रिटर्न कर लेंगे, पार्टनरशिप डीड ही बना दी। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड बनने के बाद उनको करना पड़ेगा वर्क स्टार्ट, काम करना स्टार्ट करेंगे। अब ये जो पर्सन है वो वर्किंग कैसे करे? भाई वर्किंग करने के लिए तो हमको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एक प्लेस चाहिए जहां पे हम काम करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि हमें काम करना है और काम करने के लिए हमको प्लेस चाहिए। ओके, अब अगर हमें काम वर्किंग करने के लिए प्लेस चाहिए तो इन्होंने मार्केट में प्लेस ढूंढना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ढूंढ रहे हैं, कहीं पे बोल रहे हैं भाई इतना रेंट लगेगा, इतना रेंट लगेगा, इतना रेंट लगेगा एंड ऑल। सब जगह का उन लोगों को कंडीशन नहीं सूट हुआ क्योंकि रेंट भी ज्यादा था और डिफरेंट कंडीशंस भी थी। तो उनमें से हमारे पिंटू भैया ने इनिशिएट लिया, पिंटू भैया ने दिमाग लगाया। पिंटू भैया ने क्या बोला कि भाई साहब एक काम करते हैं ना, मेरे पास एक सरप्लस बिल्डिंग रखी हुई है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो मेरे यूज की नहीं है, वो वेकेंट है, तो क्यों ना हम उसमें अपना पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर ले।
बात तो ये भी ठीक थी कि हाँ हम उसमें भी पार्टनरशिप हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सभी तीनों पार्टनर ने एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद एग्री हो गए कि हाँ हाँ चलिए हम एक काम करते हैं, पिंटू भैया के पास जो एक सरप्लस प्रॉपर्टी रखी हुई थी इस पे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन पिंटू भैया ने बोला होल्ड ऑन भैया 2 मिनट रुक जाओ जरा, मेरी बात तो पूरी होने दो। उन्होंने क्या बोला, देखो हम बात करेंगे बिल्कुल लीगल। अगर अपन कहीं पे प्रॉपर्टी लेते, अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी को लीज पर लेते तो उस प्रॉपर्टी पे हमको रेंट पे करना होता। होप सो, हाँ भाई उस प्रॉपर्टी पे हमको रेंट पे करना होता। अब अगर आप मेरी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो मेरी प्रॉपर्टी में भाई आफ्टर ऑल कहीं भी अगर आप लेते तो लीज पे लेते, पे रेंट तो पे करना होता। तो ये भी आप लीज पर ले रहे हो तो आपको रेंट देना पड़ेगा। भाई पिंटू भाई साहब खुद भी एक पार्टनर है बिजनेस के, बट फिर भी उन्होंने रेंट मांगा है। तो क्या ये सही मांगा है? हाँ बिल्कुल सही मांगा है, क्योंकि हमने 11th में पढ़ा था योर बिजनेस एंटिटी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मींस जो आपकी बिजनेस है वो एक अलग से एंटिटी है, मींस आपके ओनर अलग है और आपका बिजनेस अलग है। एंड यहाँ पे अगर सिर्फ पिंटू भाई साहब ने प्रॉपर्टी दी है तो उसका बेनिफिट पिंटू भाई साहब को मिलना चाहिए। अदरवाइज अगर हम उनकी प्रॉपर्टी यूज कर लें और उन्हें रेंट ना दें तो वो पिंटू भाई साहब के साथ अनफेयर होगा। क्यों अनफेयर होगा भाई? क्योंकि हमारे चिंटू एंड मिंटू भाई साहब ने तो कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं लगाई थी। इसीलिए कि यहां पर ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी गिवन बाय पिंटू टू पार्टनरशिप फर्म। प्रॉपर्टी गिवन बाय पिंटू टू पार्टनरशिप फर्म। ये लीजिए पिंटू भाई साहब ने इस प्रॉपर्टी को पार्टनरशिप फर्म को दे दिया। बोला भाई इसमें आप अपन बिजनेस कर लेंगे तीनों पार्टनर्स मिलकर, कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन जो भी मंथली रेंट है वो मंथली रेंट मुझे दीजिएगा। ठीक है, तो फर्म ने प्रॉमिस किया कि हाँ जी हम आपने क्योंकि ये प्रॉपर्टी फर्म को लीज पे दी है तो फर्म विल पे रेंट ऑन बिहाफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, रेंट पेड टू पिंटू, रेंट पेड टू पिंटू। अब भाई साहब अगर रेंट आप पिंटू को पे कर रहे हो तो फिर से एक डाउट आता है, तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस तो है, फर्म के लिए खर्चा है, आप पे कर रहे हो। अब ये जो फर्म के लिए खर्चा है ये खर्चा आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में आएगा या फिर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आएगा, हम कंफ्यूज्ड हैं। होप सो अब हम नहीं होंगे लेकिन कंफ्यूज कि ये जो रेंट पेड टू पिंटू है, ये रेंट पेड टू पिंटू एप्रोप्रिएशन में आएगा या चार्ज में आएगा? आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो स्टूडेंट्स कि ये तो चार्ज में आएगा। क्यों चार्ज में आएगा? क्योंकि अगर हम पिंटू भाई साहब को छोड़कर किसी आउटसाइडर से, किसी थर्ड पार्टी से अगर हम प्रॉपर्टी लीज पर लेते हैं तो वो तो कंपलसरी पेमेंट होता है एक्सपेंस करने का, वो तो हमारी कंपलसरी एक्सपेंस होती। आउटसाइडर को क्या लेना देना कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो तो बोल रहे हैं आप हमारी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो हमको रेंट दे दो, बात खत्म। तो यहां पर जो पिंटू भाई साहब है पार्टनर है, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दी है तो इस प्रॉपर्टी पे भी उनको रेंट बिल्कुल रिसीव करने का हक है और वो भी चार्ज बेसिस पे। चार्ज बेसिस पे मतलब अगर फर्म को प्रॉफिट हो या नहीं हो ये रेंट अमाउंट पिंटू भाई साहब को दिया जाएगा। तो ये एक और एक्सपेंसेस हो गया जो पार्टनर्स का तो है लेकिन इसको हम रिकॉर्ड करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। ये लीजिए हम इसको मार्क कर देते हैं, रेंट ऑन प्रॉपर्टी पेड टू पार्टनर। अगेन फिर से एक डाउट आता है कि ये जो रेंट हम प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं ये चार्ज है, तो क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा? हाँ भाई हाँ, पार्टनर से रिलेटेड है लेकिन तो भी ये किस में आएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों ऐसा? क्योंकि कंपलसरी है एंड ऑल दी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स आर रिकॉर्डेड अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक बात हमको अब फिर डाउट आता है कि आपने सर ये तो बताया कि ये जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, बट व्हाट अबाउट एप्रोप्रिएशंस? इस एप्रोप्रिएशंस का, ये जो हमारे एक्सपेंसेस हैं इन एक्सपेंसेस का क्या?
बड़ा सिंपल है। आप मुझे बताओ, ये जो प्रॉफिट आया, ये नेट प्रॉफिट आया, ये चार्ज को पे करने के बाद आया, मींस चार्ज की रिकॉर्डिंग करने के बाद आया। अब जैसे ही आपने चार्ज की रिकॉर्डिंग की तब आपको पता चला कि आपको नेट प्रॉफिट हुआ है। अब इन नेट प्रॉफिट से, इस नेट प्रॉफिट से आप ये वाले एक्सपेंसेस करने वाले हो। मींस जब आप इस नेट प्रॉफिट से ये वाले एक्सपेंसेस करोगे तो ये एक और आगे स्टेप बढ़ गया। जैसे ट्रेडिंग का एक सेकेंड स्टेप होता है प्रॉफिट एंड लॉस, मींस ट्रेडिंग में आता है ग्रॉस प्रॉफिट, इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप आगे बढ़ा के लिखते हो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर उसके बाद सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करते हो। सिमिलरली इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कम ऑन, आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मींस इसमें अब वो मींस प्रॉफिट होगा तब ये प्रॉफिट आएगा, और इसमें वो एक्सपेंसेस आएंगे जो प्रॉफिट पे डिपेंड करते हैं। मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद का जस्ट नेक्स्ट स्टेप है, मींस इसी का एक्सटेंशन है। जैसे ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस बना था, तो जो ट्रेडिंग का फॉर्मेट था वही प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट था। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम सेम अकाउंट ही बना रहे हैं, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो सिंपल सी बात है जो इसका फॉर्मेट होगा वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही होगा, लाइक डेबिट साइड क्रेडिट साइड। रिकॉल करिए, जब ट्रेडिंग अकाउंट था तो यहां कहीं आप ग्रॉस प्रॉफिट था, इस ग्रॉस प्रॉफिट को आपने ब्रॉ डाउन किया था। सिमिलरली यहां पे आपका नेट प्रॉफिट है तो इसे भी ब्रॉ डाउन करके आप यहां मार्क करोगे नेट प्रॉफिट अकाउंट। ओके, यहां पे आपने मार्क कर दिया नेट प्रॉफिट अकाउंट। अब पता चल गया प्रॉफिट हुआ है, अब प्रॉफिट हुआ है तो ये सारे एक्सपेंसेस यहां पे रिकॉर्ड करने हैं हमको। हम यहां पे मार्क करेंगे एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस में मार्क किया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी टू पार्टनर्स, to commission to पार्टनर्स। और फिर इस प्रॉफिट में से ये तीन एक्सपेंसेस करने के बाद अगर कुछ आपको प्रॉफिट बच जाता है, सिंपल, यहां पे प्रॉफिट था, इसके बाद हमें 11th में सीखा था ये नेट प्रॉफिट था, इसके आगे और कुछ नहीं करना था, मींस 11th में कोई एप्रोप्रिएशन नहीं था, तो इस सारे प्रॉफिट को उठा के हमने कैपिटल में ऐड कर दिया था, मींस ओनर को दे दिया था। यहां देखिए, यहां प्रॉफिट के बाद अभी ओनर को कुछ एक्सपेंसेस देने हैं, इन एक्सपेंसेस को पे करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं, ये हो गया प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। मींस जो भी प्रॉफिट बचा है आपका लास्ट में, वो प्रॉफिट सारे एक्सपेंसेस करने के बाद जो लास्ट में प्रॉफिट बचा, दैट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स। मींस हमने जो पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया। याद करिए, हमने पढ़ा था ना, प्रॉफिट ट्रांसफर होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है, वो जो भी रेशियो होगा उस रेशियो के अकॉर्डिंगली आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो अब शायद आपको समझ में आया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, और प्रॉफिट जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। हमें दोनों की प्लेसेस समझ में आई, सो हम यहां पे भी मार्क कर देते हैं कि जो भी हमारे लिए एप्रोप्रिएशन है ये मार्क रिकॉर्ड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और सिंपल, जो भी प्रॉफिट बचता है इन एक्सपेंसेस को करने के बाद वो पार्टनर्स पे जा रहा है। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि जल्दी बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनता है या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बनता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? सिंपल, आप लोगों का आंसर होगा सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो होता है वो प्रॉफिट पे डिपेंड होता है, इसीलिए ये बाद में बनेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। सो सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनेगा। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट होगा तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करके ये वाले एक्सपेंसेस करेंगे। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर यहां पे ये एक्सपेंसेस करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर वो आपसे पूछते हैं तो जल्दी से बताइए
कि ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये पहले होता है या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पहले होता है। मींस कौन से वाले एक्सपेंसेस पहले होते हैं, ये चार्ज वाले एक्सपेंसेस पहले होते हैं या फिर एप्रोप्रिएशन वाले एक्सपेंसेस पहले होते हैं? तो आप बोलोगे सर ऑब्वियसली चार्ज वाले एक्सपेंसेस पहले होते हैं, क्योंकि ये कंपलसरी है और ये प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करते, तो हमें प्रॉफिट होने का वेट ही नहीं करना, सबको हमें चार्ज कर देना है। लेकिन ये वाले जो एप्रोप्रिएशन वाले एक्सपेंसेस हैं वो प्रॉफिट पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए हमें वेट करना है प्रॉफिट का, और जब प्रॉफिट होगा तो फिर हम इसको एक्सपेंसेस को करेंगे। सो चार्ज वाले एक्सपेंसेस पहले होते हैं और एप्रोप्रिएशन वाले एक्सपेंसेस बाद में होते हैं। सो एक ये छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हमारा कंप्लीट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करेंगे तो फिर और भी अच्छे से समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अकाउंट्स इज टोटली बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। आप लोगों के पास जो शीट है जो आप लोगों को दी गई है उस बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। संता एंड बंता आर पार्टनर्स इन अ फर्म। संता एंड बंता दो पार्टनर्स हैं एक फर्म में, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ संता एंड बंता आर मींस अब जो आपके पार्टनरशिप फर्म है उनके एक्सपेंसेस क्या हैं, जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है इस पार्टनरशिप फर्म के एक्सपेंसेस क्या हैं। पहला दिया हुआ है आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, मींस पहला पॉइंट आपके पास दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। अब हमको डिस्टिंग्विश करके बताना है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स है ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है या चार्ज का पार्ट है। ओके, सो स्टूडेंट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट केस लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स है तो मुझे बताएं जल्दी से कि ये जो पार्टनर को हमने इंटरेस्ट दिया है स्टूडेंट्स इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन। मींस जब प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर्स को एक्सपेंस किए जाएंगे पार्टनर्स पे, अदरवाइज हम पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं करेंगे। वेरी गुड, सो दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम्स ऑन एप्रोप्रिएशन। वेरी गुड, कम्स ऑन द कैटेगरी ऑफ एप्रोप्रिएशन। सिमिलरली सेकेंड केस की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है रेंट पेड टू बंता। हमने देखा था स्टार्टिंग में संता बंता दो पार्टनर्स हैं, रेंट पेड टू बंता। आपको पता है ना कि जो हम रेंट पे कर रहे हैं वो ऑब्वियसली जो बंता की एक वेकेंट प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया है। अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन को बंता को एज अ रेंट पे किया है दैट मींस अगर इंपॉर्टेंट है कि यहां पे बंता को अमाउंट दिया जा रहा है सो इट इज अ पार्ट ऑफ चार्ज। मींस फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को प्रॉफिट नहीं हो आपको तो देना पड़ेगा, बिकॉज आपने बंता की प्रॉपर्टी लीज पर ली हुई है। और अगर आप बंता की प्रॉपर्टी लीज पर नहीं लेते तो किसी थर्ड पार्टी की लीज पर लेते, और अगर आप थर्ड पार्टी की लीज पर ले रहे हो तो भी आपको रेंट पे देना पड़ेगा। दैट मींस इट इज अ मैंडेटरी पार्ट दैट यू हैव टू पे। दैट मींस रेंट पेड टू बंता इज अ पार्ट ऑफ रेंट पेड टू बंता is a part of, come on, is a part of charge। ये डिपेंड नहीं करेगा आपके प्रॉफिट पे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, क्योंकि सिंपल है, एक पर्सन की हमने प्रॉपर्टी यूज की है, किराए पर लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हम उनसे ये नहीं बोल सकते ना कि भाई हमारे फर्म को लॉस हुआ है तो हम आपको रेंट नहीं देंगे, बिकॉज इट इज अ मैंडेटरी पार्ट, सो इट काउंट्स अंडर चार्ज। थर्ड कैटेगरी में देखिए लिखा हुआ है सैलरी टू एम्प्लॉइज। कम ऑन, थर्ड पॉइंट हमारे पास है सैलरी टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज स्टैंड्स फॉर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर हैं, सैलरी टू एम्प्लॉइज। ओके, इफ यू टॉक अबाउट सैलरी टू एम्प्लॉइज सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया एम्प्लॉइज वर्कर है, और अगर वर्कर है पार्टनर नहीं है, और अगर वर्कर है तो वर्कर को तो मैंडेटरी पार्ट है कि हम उनको पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करेंगे सो इट काउंट्स अंडर चार्ज। आपको भी पता चल गया, वो तो बोलेंगे नहीं कि भाई प्रॉफिट है, भाई प्रॉफिट होगा तब देना। क्या वर्कर को ऐसा बोलोगे कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ है तब हम आपको देंगे, अगर लॉस हुआ तो नहीं देंगे? भाई वो तो मैंडेटरी है, हमको पे करना ही पड़ेगा। सो इट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय संता।
संता ने फर्म को लोन दिया था। संता ने फर्म को लोन दिया था, सिंपल सी बात है, अगर आपने फर्म ने लोन लिया है संता से तो उसमें जो इंटरेस्ट होगा आपको पता है, लोन इज अ पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मींस लाइबिलिटीज, और अगर लाइबिलिटीज है तो उस लाइबिलिटीज में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और अगर आप पेमेंट करोगे तो ये मैंडेटरी है, और अगर मैंडेटरी है तो इट कम्स अंडर चार्ज। चलिए, फोर्थ पॉइंट हमारे पास था इंटरेस्ट ऑन लोन by Santa. So this interest on loan by Santa is also comes under the category of charge. चार्ज होप सो आप समझ पाए होंगे क्यों चार्ज, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन है तो मैंडेटरी है। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास है कमीशन टू संता। यस, कमीशन टू संता। अब ये जो कमीशन दे रहे हो आप संता को, ये बेसिकली आपको ही बता देना चाहिए वैसे तो, कमीशन टू संता, ये कमीशन तो एक्सपेंसेस हैं लेकिन हम पार्टनर को दे रहे हैं, और अगर जब भी हम पार्टनर को देंगे कोई भी एक्सपेंसेस वो तब देंगे जब हमें प्रॉफिट होगा। सो अगेन इट कम्स अंडर एप्रोप्रिएशन। इट कम्स अंडर एप्रोप्रिएशन। वेरी गुड, इट इज अ वेरी सिंपल पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बंता। लोन अभी दिया है बंता ने, ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बंता। अगर बंता ने लोन दिया है दैट मींस अगेन लोन इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज है तो उस पे जो अमाउंट पे किया जाएगा वो भी मैंडेटरी होगा, आप प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करोगे, सो इट कम्स अंडर चार्ज। ये हो गया भाई हमारे लिए चार्ज। वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सैलरी पेड टू बंता। सैलरी पेड टू बंता, अगेन यस वी नो, यस सैलरी पेड टू बंता। सैलरी पे कर रहे हो, बंता को पे कर रहे हो, बंता इज योर पार्टनर, अगर बंता को आपने पे की है सैलरी सो इट कम्स अंडर एप्रोप्रिएशन, क्योंकि बंता पार्टनर है और पार्टनर को हम एक्सपेंसेस तभी करेंगे जब हमें प्रॉफिट होगा, दैट मींस इट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट। वेरी वेरी गुड। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन बाय एसबीआई। यहां पे आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है स्टूडेंट्स। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले रहे हो दैट मींस आपने किसी थर्ड पार्टी से लिया है। अब आप अपने पार्टनर से लोन लोगे या आप किसी थर्ड पार्टी से लोन लोगे, लोन तो मैंडेटरी है जो आपको देना ही पड़ेगा। अब जब लोन है तो वो आपको रीपे करना पड़ेगा, तो उस पर आप इंटरेस्ट भी दोगे, और अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो क्या ये प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा? आप एसबीआई को बोलोगे नहीं भाई साहब इस साल बड़ा लॉस था, इस महीने हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम आपको इंटरेस्ट पे लोन नहीं दे पाएंगे, क्या ऐसा होगा? सॉरी स्टूडेंट्स, वो बोलेगा भाई उससे हमें कोई रिलेवेंस नहीं है, हमें तो पे करना ही पड़ेगा। तो यहां पर ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है मैंडेटरी हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय एसबीआई, लोन मैंडेटरी हो जाता है, सो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ चार्ज, ये चार्ज हो जाएगा। सो सिंपल स्टूडेंट्स, यहां पे हमने कैटेगराइज कर लिया, डिस्टिंग्विश कर लिया कि कैसे हम एप्रोप्रिएशन और कैसे हम चार्ज को डिस्टिंग्विश करते हैं। अब स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि जो एप्रोप्रिएशंस वाले आइटम है उनको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करोगे, एंड जो आपके चार्ज वाले आइटम्स हैं उन चार्ज सारे चार्जेस को आप प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, मार्क कर लेते हैं। तो यहां पे रिकॉर्ड करेंगे ऑल charges are record under profit and loss account. All charges are recorded under profit and loss account, and all appropriations are recorded under profit and loss appropriation accounts, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। सो इजीली हमने यहां पे कैटेगराइज कर ली चीजों को, क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिया। सिमिलरली एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो आपको ये कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट था, और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था हमारा चार्ज एंड एप्रोप्रिएशंस का।
स्टूडेंट्स, हमने शायद पार्टनरशिप डीड भी पढ़ रखी है, और जब हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ी हुई थी तो उस समय पे हमने एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड भी पढ़ा था। जल्दी बताइए कि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो क्या कुछ प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं? आंसर इज यस, कि अगर बाय चांस कुछ ओरल पार्टनरशिप डीड की गई है तो उस समय पे हमारे पास कुछ एप्रोप्रिएशन कुछ प्रोविजंस होते हैं। और अगर हम उन प्रोविजंस की बात करते हैं तो वो प्रोविजंस क्या होते हैं हमने डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा, क्विक रिवीजन पे आ रहे हैं। प्रोविजंस in the absence of partnership deed, provisions in the absence of partnership deed। पहला पॉइंट हमने देखा था भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इक्वली, क्योंकि हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, ओरल एग्रीमेंट है या नहीं कुछ भी किया तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया जाएगा इक्वली, कोई झगड़ा नहीं। हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, अगर एक कोई भी आइटम है आपने देखा आप या आपके कजन्स में झगड़ा हो गया कि नहीं ये आइटम मेरे को चाहिए, ये मैं ज्यादा लूंगा या मैं ज्यादा लूंगा, तो आपके पेरेंट्स कैसे सॉल्व कर लेंगे उस चीजों को? बोलेंगे जो भी आइटम है सबको बराबर बराबर बांट दो, प्रॉब्लम खत्म। तो यहां पे भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट को आपने इक्वली बांट दिया, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड की बात करते हैं तो सेकेंड आएगा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ वी टॉक अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने बोला हमें झगड़ा नहीं चाहिए, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अच्छा भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब क्या था भाई? अगर आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है तो उस पे कैपिटल मिल रहा है, अगर आपने विड्रॉ किया है तो उस पे इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये पार्टनर की ये पार्टनर के लिए एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि पार्टनर को अपने जेब से एक्सपेंस देना पड़ रहा है, ठीक है। फोर्थ क्या डिस्कस किया था? सिमिलरली हमने देखा था रेम्यूनरेशन, और जैसे ही रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स आता है आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी एंड कमीशन। रेम्यूनरेशन स्टैंड्स फॉर सैलरी और कमीशन। यस, सैलरी और कमीशन, वेरी वेरी गुड। तो क्या सैलरी और कमीशन भी देना है हमें? हमने अभी बोला भाई हमें झगड़े नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे सैलरी एंड कमीशन नहीं देंगे। तो यहां हम चार्ज करेंगे नो रेम्यूनरेशन, नो रेम्यूनरेशन, कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई साहब लोन लिया है, पार्टनर से ही क्यों ना लिया हो, लोन लिया है तो आपके लिए ऑब्लिगेशन है, और अगर ऑब्लिगेशन है तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इवन आपकी पार्टनरशिप डीड है या आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, डजंट मैटर, आपको तो पे करना पड़ेगा। और जब आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, तो मुद्दा आता है कि कितना। जनरली अगर हम मार्केट से लोन लेते हैं तो मार्केट से लोन लेंगे तो रेट आएगा 10%, 12%, 13%, 15%, मतलब रेट होता है इन बिटवीन 10 से 15%। तो उसका एवरेज निकालोगे तो 12% के आसपास आएगा, मींस मार्केट से लोन लोगे तो 12%। तो भाई अगर हमको पार्टनर से लोन लेने में कोई फायदा नहीं हो रहा तो हम पार्टनर से लोन क्यों लेंगे? पार्टनर तो हमारे ओनर है, ओनर से अगर हमको लोन लेने में फायदा नहीं हो रहा तो हम पार्टनर से लोन क्यों लेंगे? लेकिन अगर हमने लोन लिया है पार्टनर से तो डेफिनेटली कुछ बेनिफिट ही जनरेट किया होगा हमने। तो उस समय पे क्योंकि ये मैंडेटरी होता है तो यहां पे सब में नो आया, लेकिन यहां पे नो नहीं आएगा क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है और कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, इवन आपने लोन पार्टनर से लिया है तो भी। तो इस समय जो रेट आएगा देखिए, ऑन एन एवरेज मार्केट का रेट होता है 12%, तो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने क्या बोला, इसको हाफ कर दो, क्योंकि पार्टनर से लोन ले रहे हो तो बेनिफिट मिलेगा। अब जब बेनिफिट मिलेगा तो यहां पे हमने इसको चार्ज कर दिया 6% पर एनम। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, 6% लिख दोगे गलत हो जाएगा, 6% पर एनम होना चाहिए। वेरी वेरी गुड, ओके। सो द पार्ट ऑफ दिस केस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। हमने ये एक छोटा सा क्राइटेरिया अभी डिस्कस कर लिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब इस पे एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग आगे बढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के पास शीट में क्वेश्चन नंबर 3 मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भाई हमें, देखिए
लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, गोलू, मोलू एंड भोलू आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। लो भाई, इन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं थी। अब जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई इन्होंने, तो क्या होगा, ये प्रोविजन लग जाएंगे, प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मींस अब जो भी कंडीशंस होगी वो इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली होगी। देखते हैं क्या क्या डिस्कशन हो रहा है इनके बीच में। हाउ विल बी द मैटर रिसॉल्व। अगर कुछ डिस्प्यूट्स आते हैं तो इस डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व करना है। पहला पॉइंट, फर्स्ट बोला जा रहा है, गोलू हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स। गोलू ने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट की है एंड डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। भाई उन्होंने बोला मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई है, मेरे को उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। बट मोलू एंड भोलू डू नॉट एग्री विथ हिम। वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, हम आपको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। झगड़ा स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स। उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो बोलेंगे पार्टनरशिप डीड नहीं है ना, तो प्रोविजन एप्लीकेबल है। और जो प्रोविजन एप्लीकेबल है, इस प्रोविजन में देखो जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट होता है नो आईओसी, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। तो अगर गोलू कुछ भी बोले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमको देना ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ओके, मैटर सॉल्व। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की एक्सपेक्टेशंस थी, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, प्रोविजन लगाया, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, तुरंत डिस्प्यूट सॉल्व। सेकंड कंडीशन में उन्होंने बोला है, मोलू डिवोटेड फुल टाइम इन द बिजनेस। मोलू ने बोला मैंने पूरा टाइम अपने बिजनेस में दिया है, ठीक है, एंड डिमांडेड अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। मोलू ने बोला मैंने ज्यादा टाइम दिया है भाई, तो मेरे को 5,000 रुपए हर महीने की सैलरी चाहिए। बट गोलू एंड भोलू डू नॉट एग्री विथ हिम। गोलू एंड भोलू ने बोला नहीं भैया, हम एग्री नहीं कर रहे। तो मुझे बताइए, क्या गोलू एंड भोलू नहीं एग्री कर रहे हैं और या फिर आपकी पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियस बात है मोलू जो सैलरी मांग रहे हैं, जो रेम्यूनरेशन मांग रहे हैं, क्या हम उनको रेम्यूनरेशन देंगे? सॉरी मोलू, आप जो 5,000 रुपए पर मंथ मांग रहे हो, नमस्ते, नहीं दिया जाएगा आपको कुछ भी। क्यों? क्योंकि आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस में भोलू भाई साहब ने बोला, भोलू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹50,000 गिवन बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, दैट इज 12% पर एनम। भोलू ने क्या बोला कि भैया मैंने 50,000 रुपए का लोन दिया है आपको, इस लोन पे मेरे को जो मार्केट में रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है? 12%। ये जो 12% मार्केट का रेट है, मेरे को उस 12% के हिसाब से इंटरेस्ट चाहिए। क्या आप भोलू भाई साहब को 12% के हिसाब से इंटरेस्ट दोगे? भोलू भाई साहब को आप इंटरेस्ट 12% तब देते जब आपकी पार्टनरशिप डीड अवेलेबल होती और उस पार्टनरशिप डीड में लिखा होता। बट यहां तो पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, और अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है ना स्टूडेंट, तो यहां पे आपको क्या इंटरेस्ट ऑन लोन 12% से दिया जाएगा? नहीं नहीं नहीं, यहां पे हमने डिस्कस किया था, जो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा वो 6% पर एनम से दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, उसमें बोला हुआ है फोर्थ में, गोलू हैज विड्रू ₹10,000 फ्रॉम द फर्म और फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है, गोलू ने विड्रॉ कर लिए 10,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए, तो ये 10,000 विड्रॉ किए, ड्राइंग्स का पार्ट है, ड्राइंग्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है। मोलू एंड भोलू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज एट 10% पर एनम। मोलू एंड भोलू ने बोला भाई देखो गोलू, आप 10,000 रुपए निकाल के लेके गए थे, ये आपकी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स पे आपको 10% का ब्याज देना पड़ेगा। क्या गोलू 10% का ब्याज देंगे? सॉरी स्टूडेंट्स, क्योंकि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है और इसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 0 होता है, तो यहां पे जो मोलू एंड भोलू की एक्सपेक्टेशंस थी वो 0 हो जाएगी, हम कुछ नहीं दे रहे उनको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट और एनी ऑफ द अबव क्लेम वाज 50,000। 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, इसके पहले अभी हमने जो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट था ये 50,000 का था, अभी हमने कोई भी क्लेम नहीं लिया उसमें, ठीक है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। गोलू डिमांड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। गोलू ने बोला देखो जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैपिटल के फॉर्म में दो।
अब मेरे को बताओ कि अगर जो आपके पास 50,000 रुपए का प्रॉफिट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या गोलू की जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल की जाएंगी? सॉरी स्टूडेंट्स, गोलू की एक्सपेक्टेशन तब फुलफिल की जाती जब पार्टनरशिप डीड होती और उस पार्टनरशिप डीड में क्लियरली लिखा होता दैट योर प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर कैपिटल रेशियो। बट क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो यहां पे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो इक्वली होगा। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है मोलू वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर। मोलू चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को इंदर को पार्टनरशिप में लेकर आ जाऊं। भोलू ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल। भोलू ने ऑब्जेक्शन ले लिया। तो मुझे बताइए, जब तक पार्टनर्स एग्री नहीं हो रहे हैं, सारे पार्टनर्स का कंसेंट जरूरी है। यहां पे देखिए, एक पार्टनर ने, भोलू ने ऑब्जेक्शन ले लिया। भोलू ने अगर ऑब्जेक्शन ले लिया दैट मींस अब सारे पार्टनर रेडी नहीं है, तो जो मोलू चाहते थे वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। नाउ जो मोलू के बेटे इंदर हैं वो हमारी पार्टनरशिप फर्म के पार्ट नहीं बन पाएंगे। हाँ, अगर तीनों पार्टनर्स मींस मोलू, गोलू, भोलू, तीनों पार्टनर्स रेडी हो जाते हैं उन पर्सन को एक्सेप्ट करने में अपनी पार्टनरशिप में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट एट द टाइम इंदर विल बी द पार्टनर ऑफ योर पार्टनरशिप। बट यहां पे भोलू भाई साहब ने ऑब्जेक्शन ले लिया, तो अब वो पार्टनर्स नहीं बनेंगे। सो ये जो केस था वो तब हमारे लिए एप्लीकेबल हुआ जब हमारी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट थी। एंड यू नो वेरी वेल कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी तो हमें इन प्रोविजंस को अप्लाई करना है। तो ये जो सॉल्यूशन था, ये जो केस था, वो इस चीज का पार्ट था। होप सो स्टूडेंट्स, ये जो दो केसेस अभी हमने देखे हैं एग्जांपल्स, वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।